तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के मॉडल पेपर सेट से साइंस यानी कि विज्ञान के मॉडल पेपर को देखेंगे, जिसमें आज हम आपको विज्ञान के छठे मॉडल सेट को सॉल्व करके बताएंगे। और इसमें जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस छठे मॉडल सेट में देखना है। और हम इन सभी क्वेश्चन को यानी कि 400 क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही बारीकी से आपको समझा करके बताएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और हम आपको बता दें कि इसके पहले हम आपको विज्ञान के 5 मॉडल सेट ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। और हम आपको बता दें कि यह जो क्लास है वह डेली शाम में 6:30 बजे चलता है, जिसमें मॉडल पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो डेली 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आगे आपको मॉडल सेट संख्या 6 से एक एक क्वेश्चन को बताते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो ध्यान रखिएगा, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R = 2F। R = 2F, यानी कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की आधी होती है। और यदि फोकस दूरी के बारे में कहा जाए तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर R = 2F लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, क्षमता जिसको अंग्रेजी में डायऑप्टर बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए यहाँ पर F बराबर आपको 1 मीटर दिया हुआ है, तो आपको D निकालना है कि D का मान कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, D का मान हो जाएगा 1D, यानी कि 1 डायऑप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? तो 1 डायऑप्टर ही होगा। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति के सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो आपको पहले बता चुके हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक पर किसी वस्तु को आप रखिएगा तो आपको वह धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर रखना जरूरी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसके निवारण के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि अवतल का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है और उत्तल का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक भी हम आपको बताए थे कि देखिए, उत्तल लिखते हैं तो उत्तल 3 अक्षर का होता है, उ त ल, और अवतल लिखते हैं तो अवतल 4 अक्षर का होता है, आ व त ल। तो उत्तल छोटा है, अवतल बड़ा है, यानी कि उत्तल 3 अक्षर का है इसलिए उत्तल छोटा है, अवतल 4 अक्षर का है इसलिए अवतल बड़ा है। तो यहाँ पर दूर और निकट में भी बड़ा छोटा कर लेंगे। देखिए दूर तो दू और र 2 अक्षर का है, लेकिन निकट नी क ट, तो निकट 3 अक्षर का है। तो हम लोग बड़े को बड़ा के साथ मिला देंगे और छोटे को छोटा के साथ मिला देंगे। यानी कि उत्तल और दूर छोटा है तो उत्तल को दूर के साथ मिला देंगे और अवतल को निकट के साथ मिला देंगे। इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में। आप लोग ध्यान रखिएगा, पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन था ना, इसी को यहाँ पर बस उलट करके पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम आपको बड़े को बड़ा के साथ और छोटे को छोटा के साथ मिलाने वाला जो ट्रिक बताए, उस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर में उत्तल लेंस। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड की 1 जूल पर कूलाम की 1 जूल पर एम्पियर की इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा, सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा कूलाम, 1 जूल
पर कूलम। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर जो कि आप लोगों के घरों में बिजली का मीटर लगा होता है उसी को अमीटर बोलते हैं। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 9वां का जो IR² है यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 9 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, एक कूलम तुल्य होता है। एक कूलम किसके तुल्य होता है बताइए। 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि एक कूलम होता है 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड का तुल्य होता है। एक कूलम 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड का तुल्य होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। आपको हम मात्रक वाला क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में आपको बताए थे, याद भी करवाए थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का कि विद्युत ऊर्जा का कि धारा का। 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, किलोवाट जो घंटा होता है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट जो होता है, आप लोगों के घरों में जब मीटर लगता होगा तो बोलते होंगे कि 24 मीटर बिजली बिल उठा या फिर 25 मीटर बिजली बिल उठा। तो 25 यूनिट जो बिजली बिल उठता है या फिर 24 यूनिट जो बिजली बिल उठता है वह कितने के बराबर होता है, यानी कि कितने किलोवाट घंटा के बराबर होता है। आप लोगों को देखिएगा, मीटर में लिखा हुआ रहता है 1 kWh। उस मीटर में ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि 1 यूनिट उठ गया, बल्कि लिखा रहता है कि 1 kWh उठा है। ठीक है, तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा। यदि आपसे कोई बोलता है कि 1 यूनिट बिजली बिल उठा, इसका मतलब कि 1 kWh उठा यानी कि 1 किलोवाट घंटा उठा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला की लकड़ी की गोबर गैस। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कोयला होता है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, प्राकृतिक गैस है कि बायोगैस है कि लकड़ी है कि चूल्हा है। बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गोबर गैस को बायोगैस भी बोला जाता है, इसलिए गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का उत्पाद होता है। बायोगैस का उत्पाद होता है गोबर से कि लकड़ी से कि कोयला से। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि गोबर गैस एक बायोगैस होता है, इसलिए बायोगैस का क्या उत्पाद होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बायोगैस का उत्पाद होता है गोबर से, यानी कि जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे ही बायोगैस का निर्माण होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा, O2 की NO2। तो ध्यान रखिएगा, O2 और NO2 दोनों प्राप्त होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 भी और O2 भी यह दोनों प्राप्त होता है, इसलिए 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। यहाँ पर जो 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 अनुसूत्र दिया गया है, इसमें से कौन सा अनुसूत्र है जो कि सही है। देखिए ऑप्शन है Na2CO3 × 5H2O। लगता है यहाँ पर आपको बासिंग सोडा का अनुसूत्र पूछ रहा है। तो बासिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसका मतलब कि 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह वाला जो क्वेश्चन हम एक पिछले वीडियो में बताए थे, तो एक किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप गलत बता रहे हैं। हम उसमें बताए थे कि बासिंग सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो उनका कहना था कि नहीं सर, बासिंग सोडा का अनुसूत्र सिर्फ होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है। तो हम उनको बताए थे कि देखिए बासिंग सोडा का अनुसूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यदि आप सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही लिखते हैं तो वो भी सही है, लेकिन इसमें डेकाहाइड्रेट लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पर जो जल का 10 अणु विद्यमान है, तो इसका कहने का मतलब होता है जब 10 लगता है ना तो इसी को डेका बोला जाता है। आप लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट में डेकाहाइड्रेट इसलिए लगता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु विद्यमान रहते हैं। जब जल का 10 अणु इसमें विद्यमान रहता है, इसलिए यदि हम लोग सोडियम कार्बोनेट को पूरा लिखते हैं तो इसको लिखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3 × 10H2O। तो यदि आज के बाद से आपके एग्जाम में सिर्फ NO2CO3 भी लिखा रहे तो उसको भी सही मारना है, और यदि Na2CO3 × 10H2O लिखा रहे तो उसको भी सही मारना है।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक से उसे लेपित करते हैं। तो कह रहा है कि लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन गंधीय सूचक नहीं है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो शकरकंद होता है वह गंधीय सूचक का उदाहरण नहीं होता है। बाकी जो वैनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, यह सभी गंधीय सूचक होता है, लेकिन शकरकंद गंधीय सूचक नहीं होता। इसलिए 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है। द्विक्षारकीय अम्ल निम्नलिखित में कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो H2SO4 है, यानी कि इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। यदि आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई अनुसूत्र पूछता है तो आप लोग को बोलना है H2SO4, और यदि सल्फ्यूरस अम्ल का पूछा जाता है तो आपको H2SO3 बताना है। तो यहाँ पर जो H2SO4 है, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह द्विक्षारकीय अम्ल होता है। 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि पोटास एलम क्या होते हैं। पोटास एलम क्या होता है। साधारण लवण होता है कि मिश्रित लवण होता है कि अम्लीय लवण होता है कि द्विक लवण होता है। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, पोटास एलम एक द्विक लवण होता है। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन सा है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन सा है। देखिए, लवण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल, दूसरा होता है दुर्बल। प्रबल कहने का मतलब होता है कि अधिक शक्तिशाली, और दुर्बल कहने का मतलब होता है कि कम शक्तिशाली। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा लवण इन चारों ऑप्शन में से है जो कि अधिक शक्तिशाली है। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, NaCl जो होता है वह प्रबल लवण का उदाहरण होता है। NaCl कहने का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। एक से अधिक अम्लीय लवण निम्नलिखित में से कौन बनाएगा। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, H3PO4 जो होता है वह एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है, इसलिए 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः उसका बिलियन का पीएच मान कितना होगा। देखिए, नीले को लाल में परिणत कर रहा है तो उसका पीएच मान पूछ रहा है आपको। तो ध्यान रखिएगा, यदि नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो उसका मतलब होता है कि वह 7 से कम उसका पीएच मान है, और यदि लाल से नीला कर दे तो उसका पीएच मान 7 से अधिक है, और यदि रंग में कोई परिवर्तन न करे इसका मतलब कि उसका पीएच मान 7 है, यानी कि उदासीन है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें क्या है बताइए। एथेन का आणविक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि C2H6 होता है। इसमें क्या है, 6 सहसंयोजक बंध है कि 7 सहसंयोजक बंध है कि 8 सहसंयोजक बंध है कि 9 सहसंयोजक बंध है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 7 सहसंयोजक बंध है। C2H6 में 7 सहसंयोजक बंध है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है। पत्थर की, हीरा की, कार्बन की, ऑक्सीजन। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व इन चारों में से कौन है। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो हीलियम होता है, जिसको शॉर्ट में HI बोला जाता है, हीलियम का संकेत HI होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो हीलियम होता है वह अक्रिय तत्व का उदाहरण होता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऊपर में हम लोग एथेन में देख रहे थे C2H6 में, लेकिन यहाँ पर मीथेन में आपसे पूछा जा रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, एथेन में सहसंयोजक बंध होते हैं 7, लेकिन मीथेन में 4 होता है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, 4। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व है उसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। इसलिए 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
नंबर 30, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, मतलब उसमें नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है और दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होता है अमोनिया में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको चीनिया रोग भी बोला जाता है। तो चीनिया को मधुमेह बोला जाता है और मधुमेह को चीनिया, दोनों एक ही शब्द होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन, जिसमें कि जल जो होता है वह वाष्प बन जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक की, भौतिक की, रासायनिक की, प्राकृतिक? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है, 32 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार बताए हैं कि जो साइटोकाइनिन है वह पादप हार्मोन का उदाहरण होता है। ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसको सिनेटिक दरार बोलते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्ट में सिनेप्स भी बोला जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेटिक दरार या फिर शॉर्ट में सिनेप्स भी बोला जाता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय कि गर्भाशय कि शुक्रवाहिका कि डिंबवाहिनी? बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा अंग है जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो शुक्रवाहिका होता है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश में क्या होते हैं? ठीक है, जो पराग कोश होता है उसमें क्या होता है? बाह्यदल होता है कि अंडाशय होता है कि अंडप होता है कि पराग कण होता है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि पराग कोश में हमेशा पराग कण होता है। 36 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर आपसे लेखक का नाम पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस नामक पुस्तक डार्विन लिखे थे, इसलिए 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस के लेखक कौन है? तो डार्विन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 की 14 की 23 की 18? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। घास बकरी शेर कि शैवाल जलीय कीट मछली कि घास जलीय कीट मछली और मनुष्य की घास मछली और मनुष्य? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, शैवाल जलीय कीट और मछली यह तीनों जो है वह जलीय आहार श्रृंखला है। यानी कि देखिए, शैवाल को कौन खाता है? जलीय कीट खाता है, और जलीय कीट को कौन खाता है? तो मछली खाता है। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे को खा जाता है। तो शैवाल को जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीट को मछली खाता है। अब 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता कहने का मतलब होता है जो किसी वस्तुओं का उपभोग करे। तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हरे पौधे के, नील हरित शैवाल की, जंगली जानवर के फूल और पत्ते? तो देखिए, जो जंगली जानवर होता है वहीं किसी दूसरे वस्तु का उपभोग करता है, इसलिए 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जंगली जानवर जो होता है वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तो चलिए, कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपको विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 6 में देखना था, जिसमें बताए गए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर गिन रहे थे तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कितना आंसर आपका सही हुआ। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी इसी प्रकार का वीडियो आपके पास हमेशा पहुँचते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।